दोस्तों, आज की कहानी है शादी से पहले पहली मुलाकात का जोश। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अपने विवाह की बात किसी रिश्तेदार के विवाह समारोह में मेरा जाना हुआ। वहां जाकर मैंने देखा कि तमाम रिश्तेदारों के साथ साथ मेरी चचेरी भाभी भी आई हुई थी। उससे मेरा 40 वर्षों बाद मिलना हुआ था। रात को भोजन के बाद मैं भाभी के पास बैठी उनसे बातें कर रही थी। उन्होंने बताया कि चाचा की मृत्यु के तुरंत बाद ही वे ससुराल छोड़कर अपने इकलौते बेटे व बहू के साथ अपने मायके लखनऊ जाकर बस गई थी। मैं बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी और साथ ही साथ विस्तार से जानने की जिज्ञासा भी प्रकट कर रही थी। उन्होंने आगे बताया कि उनका भाई किशन भी लखनऊ में अपने पैतृक मकान में परिवार सहित रहकर पुश्तैनी व्यवसाय संभाल रहा था। इतना सुनने के बाद मेरे लिए आगे कुछ और जानने की जिज्ञासा का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि वे मेरे और किशन के रिश्ते से अनभिज्ञ नहीं थे। मेरी आंखों के सामने एक धुंधलाया चेहरा तैर गया, जो वक्त के बहाव में धूमिल होते होते मिट सा गया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मन में जो चल रहा था उसको मेरे चेहरे के भाव से भाव भी पड़ ले, इसलिए मैं आंखें बंद करके सोने का उपक्रम करने लगी और उनसे विदा लेकर अपने कमरे में चली आई। दिन भर की भागदौड़ से थकी होने के कारण तुरंत ही मैं सो गया। तमाम मेहमानों के साथ भाभी ने भी विदा ली। जाते जाते हुए अपना मोबाइल नंबर देना और मेरा लेना भूल नहीं पाई। इस मुलाकात ने हमारी आत्मीयता को पुनर्जीवित कर दिया था। मैं दिल्ली लौट आई और अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। मुझे आए हुए 20 दिन बीते कि एक दिन मेरा मन भाभी से बात करने को हुआ, लेकिन यह सोचकर टाल दिया कि कहीं किशन भी आसपास न बैठा हो। मैं बुझी हुई आग को दोबारा सुलगाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी परोक्ष रूप से उसके संपर्क करने की इच्छा का ही तो परिणाम था कि मैं उनसे बात करना चाह रही थी। अभी 3 दिन ही बीते कि अचानक अपने मोबाइल में एक मैसेज और उसको भेजने वाले का नाम पढ़कर मैं पूरी तरह चौंक गई। जो मैं नहीं चाहती थी वही हुआ। भाभी के भाई किशन का मैसेज था। कैसी हो अमृता? मैसेज पढ़ते हुए मैंने अपने चारों ओर देखा, जैसे मैं कोई चोरी कर रही हूँ। मेरे मन में अजीब सी हलचल होने लगी। पलक झपकते ही मैं समझ गई कि किशन ने भाभी से ही मेरा मोबाइल नंबर लिया होगा। मेरे मन में भाभी से मिलने के बाद उसका ख्याल आना और उसका मैसेज आना टेलीपैथी ही तो थी। सच ही कहा था, किसी से मिलने के पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। तो क्या भाभी से मिलने का कारण भी मेरा किशन से दोबारा संपर्क होना था? मैं सोच रही थी। मेरा मन अशांत हो चला था। मैं अपने मस्तिष्क से 40 वर्ष पहले अतीत में घटिया घटना की यादों में धकेलने के लिए मजबूर हो गई थी, जो मेरी मानस पलट से समय के बहाव में धूल बुझ गए थे और जिनका मेरे जीवन में अब कोई अस्तित्व ही नहीं था। अतीत के पन्ने एक एक करके मेरी आंखों के सामने खुलने लगे। मेरी भाभी अपनी माँ और भाई के साथ मथुरा में हमारे घर आई थी। तब मेरी उम्र 21-22 वर्ष रही होगी। भाभी के आग्रह पर जहाँ जहाँ वे घूमने गए, मैं भी उनके साथ गई। साथ साथ घूमते हुए भाभी के भाई की गहरी निगाहों की कब मैं शिकार हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। उनकी मंद मंद मुस्कान और बोलती हुई बड़ी बड़ी भूरी आंखों ने मुझे मूक प्रेम निमंत्रण देने में जरा भी संकोच नहीं किया, जिसको स्वीकार करने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन जब उसकी आंखों की भाषा से कुछ भी अनकहा नहीं रहता था। किसी ने ठीक ही कहा है, खामोशियों की भी ज़बां होती है। परिवार वालों से हटकर जब भी मौका मिलता था, वह मेरा हाथ पकड़ लेता था और मैंने भी कभी हाथ छुड़ाने का प्रयास नहीं किया था। हम दोनों मंत्र मुग्ध से एक दूसरे का साथ पाने के लिए आतुर रहते थे। और वह होली का दिन कैसे भूल सकती? वह सब
यंत्र चलित हम एक दूसरे के पीछे भागते रहते थे। 20 दिनों के साथ के बाद अंत में बिछुड़ने का दिन आ गया। भाभी मुझसे खिंची खिंची ही रही। इससे मुझे आभास हो गया था कि उससे कुछ भी छिपा नहीं है। मौका पाकर किशन ने मेरे हाथ में एक छोटी सी पर्ची थमा दी जिसमें उसका पता लिखा था। कुछ भी कहने सुनने का हम दोनों को भी मौका नहीं मिला। आज के विपरीत वह जमाना ही ऐसा था जब अपने हाव भाव से ही प्रेम की अभिव्यक्ति होती थी। उसे शब्दों का जामा पहनाने में इतना विलंब हो जाता था कि समय के बहाव में परिस्थितियां ही बदल जाती थी। मुझे याद है उसके जाने के बाद अगले दिन अपनी सहेली से लिपटकर मैं कितना रोई थी। किशन से लगभग 3 महीने तक पत्र व्यवहार हुआ। फिर अचानक उसका पत्र आना बंद हो गया। मैंने पत्र पर लिखकर कारण पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। समय बीतता गया और किशन के साथ बिताए गए दिनों की यादें समय की परतों के नीचे दबती चली गई। और आज अचानक इतने वर्षों बाद उसका यह अप्रत्याशित मैसेज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अपने पति की मृत्यु के बाद से जीवन अकेलेपन और खालीपन के एहसास के नीचे दबकर हम दम तोड़ रहा था और एक बोझ सा बन गया था। लेकिन जीना तो था ना। बच्चे बहुत व्यस्त रहते थे। मैं हमेशा उनके सामने मुस्कुराहट का मुखौटा ओढ़े रहती थी, लेकिन रात में अकेले साथी की कमी को बहुत शिद्दत से महसूस करती थी और कई बार तो रात भर नींद नहीं आती थी, यह सोचकर कि पहाड़ सा जीवन कैसे काटूंगी। वर्तमान परिस्थितियां देखते हुए मेरा मन किशन से बात करने के लिए व्याकुल हो गया। कुछ देर के आत्म मंथन के बाद हमारे जमाने के विपरीत, जब पति के अतिरिक्त किसी भी पुरुष से आत्मीयता का संबंध रखना पाप समझा जाता था, इस जमाने की बदली हुई सोच, नई टेक्नोलॉजी और उपलब्ध संपर्क साधन के कारण और पहले प्यार की अनुभूति की पुनरावृत्ति के मिठास को पाने के लोभ ने आग में घी डालने का कार्य किया और मेरा मन की सीमा रेखा को तोड़ने के लिए मजबूर हो गया। मैंने अपने मन को यह कहकर समझाया कि देखिए आगे आगे होता है क्या, और मैंने जवाब दिया, ठीक हूँ, तुम बताओ। वह जैसे मेरे जवाब का इंतजार ही कर रहा था। प्रत्युत्तर में उसने औपचारिकता पूर्ण मेरे परिवार के बारे में विस्तार से पूछा और अपने परिवार के बारे में बताया कि उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों का विवाह हो चुका है। वर्षों बाद उसकी आवाज़ सुनकर मैं बहुत रोमांचित हुई। ऐसा लगा कि जैसे हमारे अतीत के मूक प्रेम को बाड़ी मिल गई। वार्तालाप में साथ साथ बिताए गए वो दिन जो धरातल में कहीं समा गए थे, पुनर्जीवित हो गए। बहुत सारी घटनाएं किशन ने याद दिलाई जो मैं भूल चुकी थी। मैंने पूछा, तुम्हें तो सब याद है? वह बोला, मैं भूला ही कब था। तो फिर तुमने पत्र लिखना क्यों बंद कर दिया? क्या करता, दीदी ने सब कुछ पिताजी को बता दिया और उनके आदेश पर मुझे ऐसा करना पड़ा। वह जमाना ही ऐसा था जब बड़ों का वर्चस्व सही सर्वोपरि होता है। काश उस समय मोबाइल होता। मेरी इस आवाज़ का मर्म उसे अंदर तक आहत कर गया। चलो, अब तो मोबाइल है, अब तो बात कर सकते हैं, उसने मुझे सांत्वना देते हुए कहा। उसके बात करके मुझे अपने पर नाज हो आया कि आज इतने सालों बाद भी मैं किसी को यादों में बसी हूँ। विवाह एक सामाजिक बंधन है जो शरीर को तो कैद कर सकता है, लेकिन मन तो आज़ाद पक्षी की तरह अरमानों के गगन में जब चाहे उड़ सकता है। बहुत बार विवाह के समय हवन की अग्नि भी प्यार की तपिश को अछूड़ नहीं कर पाती। उसकी बातों से स्पष्ट हो गया था कि वह भी अपने परिवार के प्रति समर्पित है, लेकिन मेरी तरह उसके भी दिल का एक कोना खाली ही रहा। प्रसिद्ध शायर फायर ने ठीक ही कहा है कि कुछ जख्म सदियों के बाद भी ताज़ा रहते हैं। फराज वक्त के पास भी हर मर्ज की दवा नहीं होती।
मुझे किशन की बातें बहुत रोमांचित करती थी, लेकिन कभी कभी मेरा मन नैतिकता और नैतिकता के झूले में झूलता हुआ रिश्ते के स्थायित्व के बारे में सोचकर उद्विग्न हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे उससे बातें करके मुझे एहसास हो चला था कि हमारा प्रेम परिपक्व उम्र की आंतरंग मित्रता में परिवर्तित हो गया है। इस नए रिश्ते को बनाने में किशन का बहुत सहयोग था। पहले उसकी जो बातें मुझे रोमांचित करती थी, अब अजीब सा सुकून देने लगी थी। अब हम दोनों की बातचीत में किसी कारण लंबा अंतराल भी आ जाता था तो मुझे उसके दोबारा खो जाने की बात सोचकर बेचैनी नहीं होती थी। हम दोनों ही वार्तालाप के दौरान एक बार मिलने की इच्छा व्यक्त करते थे। एक दिन उसने मुझे यह कहकर चौंका दिया कि वह एक बार मिलने के लिए बहुत बेचैन है और वह जल्दी ही किसी बहाने से मुझसे मिलने दिल्ली आएगा। यह सुनकर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। उसके मिलने की कल्पना ही मुझे बहुत रोमांचित कर रही थी। सोच में पड़ गई 40 वर्षों में उसमें जाने कितना परिवर्तन आ गया होगा। पता नहीं मैं उसके साथ सहज हो पाएगी या नहीं। वह दिन भी आ गया जब उसे दिल्ली आना था। किशन से इतने सालों बाद मिलना मेरे लिए सपने का वास्तविकता में बदलने से कम नहीं था। समय और परिस्थितियां बहुत बदल गई थी, इसलिए उससे मिलने के लिए अपनी मनोस्थिति को तैयार करने में मुझे बहुत समय लगा। उससे मिलने पर मुझे लगा कि हम दोनों के सिर्फ बाहरी आवरण पर ही उम्र ने छाप छोड़ी थी, लेकिन अंदर के एहसास में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आया था। इतने सालों बाद मिलने पर समझ ही नहीं आ रहा था कि बातों का सिलसिला कहाँ से आरंभ किया जाए। अभी भी बिना कुछ कहे ही जैसे हमने आपस में सब कुछ कह दिया था।